नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देखना शुरू कर चुके हैं राष्ट्रपथ। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। एक ऐतिहासिक बिल पास हुआ। पिछले 30 साल से जिसका इंतजार था वो इंतजार आखिरकार पूरा हुआ। लेकिन इस बीच क्या आपको I.N.D.I.A के नेता, बड़े बड़े धुरंधर नेता कहीं नजर आए? क्या आपको लगा ये सभी साथ आकर किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे हों? क्या आपको लगा कि ये एकता नजर आ रही है? जब इतना ऐतिहासिक क्षण है, क्या इन लोगों ने आगे आके कहा कि ये इसके समर्थन में है, महिला आरक्षण विधेयक के? और इसके लिए जब ये बिल पारित हो रहा है, लोकसभा से पारित हो गया, उसके बाद ये सब कहीं नजर नहीं आए, राज्यसभा से पारित हो गया, लेकिन उसके बाद भी अभी तक जब मैं ये वीडियो बना रही हूं, मुझे कहीं नहीं दिखा कि ये सब एक साथ आए हों, जो हर बात पे मीटिंग करते हैं, हर बात पे बैठक करते हैं। उन्होंने कहीं से इसे लेकर कुछ कहा हो। केंद्र सरकार ने 18 से 22 सितंबर तक का संसद का विशेष सत्र बुलाया था, जिसमें पुरानी संसद भवन से नए संसद भवन में आए सारे सांसद और वहां से कार्यवाही शुरू हुई। पहला बिल जो वहां रखा गया, जो टेबल किया गया, वो महिला आरक्षण ही का बिल ही था, जो लंबे समय से इंतजार में था, जिसका इंतजार था सबको। और प्रधानमंत्री ने इस बिल को नारी शक्ति वंदन अधिनियम नाम दिया। इसको महिला आरक्षण विधेयक नाम नहीं दिया गया, नारी शक्ति वंदन अधिनियम। जब ऐसे नाम दिए जाते हैं तो वही दिखाता है कि आपकी सोच क्या है, आप किस सोच के तहत ये बिल ला रहे हैं। आप कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, आप नारी को सशक्त कर रहे हैं, उसको जिसको सालों से, सदियों से कहीं ना कहीं जो पीछे छूट गई है, उसे बराबरी में लाने के लिए कुछ वक्त के लिए 15 साल के लिए आरक्षण का प्रावधान ये किया गया है। हालांकि अगर आप उसूलन कहिए तो मैं किसी भी तरह के आरक्षण के खिलाफ हूं। किसी भी तरह का आरक्षण किसी को नहीं मिलना चाहिए, सबको बराबर के अवसर मिलने चाहिए, लेकिन बराबर के अवसर मिलने चाहिए खासतौर पर तब जब शिक्षा की बात हो, नौकरी की बात हो, और अगर उसमें कोई पिछड़ा हुआ हमारे समाज में रह गया है तो जिम्मेदारी बनती है समाज की कि उसको तब तक आरक्षण दिया जाए जब तक वो वहां पहुंच ना जाए, लेकिन उसके बाद ये आरक्षण बंद हो जाना चाहिए। ये आरक्षण अभी 15 साल के लिए किया गया है। 20 सितंबर को लोकसभा में 7 घंटे की चर्चा हुई। चर्चा के बाद बिल पास हो गया। इसके पक्ष में 454 और विपक्ष में 2 वोट पड़े। 2 वोट किसके थे? एक तो असदुद्दीन ओवैसी खुद थे और दूसरा उनकी ही पार्टी के एक और सांसद। उसके बाद 21 सितंबर को राज्यसभा में ये बिल मौजूद रहा। राज्यसभा से ये बिल पास हो गया। 214 सांसदों ने बिल के समर्थन में वोट किया, यानी सर्वसम्मति से ये बिल पास हो गया। अब आगे क्या होगा? अब आगे ये बिल विधानसभाओं को भेजा जाएगा। 50% विधानसभाओं से पारित होने के बाद ये बिल राष्ट्रपति के पास जाएगा और उनके हस्ताक्षर के बाद ये कानून बन जाएगा। लेकिन इन सबके बीच अभी महिलाओं को इंतजार करना होगा। 2029 के बाद ही उन्हें, या 2029 के चुनावों में ही ये जो अधिनियम है, ये एक तरह से आप समझ लीजिए लागू हो पाएगा। 2024 के चुनाव में नहीं। तमाम टेक्निकलिटीज हैं उसके लिए जनगणना होगी, फिर परिसीमन होगा, उसके बाद सीटें सुरक्षित की जाएंगी। तो ये पूरा प्रोसीजर होने में वक्त लगेगा, या इतना आसान प्रोसीजर नहीं होता है। लेकिन सवाल ये कि जो आरक्षण बिल संसद में पेश हुआ, जो आरक्षण बिल संसद में पेश करना भी सरकारों के लिए चुनौती होती थी। 2008 में राज्यसभा में ये बिल मनमोहन सिंह सरकार लेकर आई, लेकिन सबसे पहले 1996 में ये बिल आया। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी के समय में 3 से 4 बार ये बिल आया, शायद 4 बार बिल आया अगर मुझे सही याद है तो। उसके बाद 2008 में राज्यसभा में बिल आया, ये बिल लेकर यूपीए सरकार आई। लेकिन उसके बाद इसे 2 साल के लिए स्टैंडिंग कमेटी के पास से चला गया। पहले ऐसे ही होते थे ना, अब मोदी सरकार में काम फटाफट होते हैं। पहले तो स्टैंडिंग कमेटी के पास बिल चले जाते थे, फिर वो वहां पड़े रहते थे। चलिए, 2010 मार्च में ये बिल राज्यसभा में पेश किया गया। लेकिन उसके बाद जिस तरह से 6 लोगों को सदन के बाहर मार्शलों से निकलवाना पड़ा, जिस तरह से माइक तोड़ने की कोशिश की गई स्पीकर का, बिल की कॉपी फाड़कर स्पीकर की तरफ फेंकी गई, मतलब इतना हो हल्ला मचा। और उसके बाद आखिरकार ये राज्यसभा से पास हुआ। राज्यसभा ने उसके बाद ये जानकारी लोकसभा के जो सेक्रेटरी जनरल है उनको दे दी कि ये बिल लोकसभा से में अब पास होने के लिए तैयार है, राज्यसभा इसको पास कर चुकी है। लेकिन ये बिल कभी लोकसभा में टेबल ही नहीं हो पाया। सरकार 4 साल 2010 से 2014 तक यूपीए की सरकार हिम्मत ही नहीं कर पाई
और वो लोग जो उस वक्त कहते थे कि ओबीसी आरक्षण की इसमें क्या जरूरत है, आज वो रो रो कर कह रहे हैं कि ओबीसी आरक्षण चाहिए। सारा बवाल राज्यसभा में क्यों हुआ था? इसलिए हुआ था क्योंकि लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव, ये सभी कोटे में कोटे की मांग कर रहे थे, यानी ओबीसी आरक्षण की मांग कर रहे थे महिला बिल में, और इसी को लेकर ये पूरा हंगामा हुआ था। उस वक्त कांग्रेस नहीं राजी थी, लेकिन आज रो रो कर कह रही है, राहुल गांधी, सोनिया गांधी सब एक ही रट लगा रहे हैं कि आप ओबीसी को आरक्षण इसमें क्यों नहीं दे रहे हैं। तो आप ये समझ लीजिए, ये लोग जिन्होंने अपने कार्यकाल में कभी वो काम नहीं किया, वो अब क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनको पता है ओबीसी का ज्यादातर वोट नरेंद्र मोदी को मिलता है, इस बात का डर है। और जिन्होंने कभी ओबीसी की चिंता नहीं की, वो अब घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं कि आप रिजर्वेशन में रिजर्वेशन कीजिए। अच्छा, ये सब कुछ हो गया, लेकिन उसके बाद ये सब क्यों नजर नहीं आ रहे हैं? आपको कहीं नीतीश कुमार दिखे? हालांकि नीतीश कुमार 2010 में भी इसके पक्ष में थे जब आरजेडी इसके विरोध में थी, लेकिन अब तो दोनों साथ में है बिहार में, तो अब नीतीश कुमार ज्यादा खुलकर तो बोल नहीं पाएंगे। क्या आपने कहीं से शरद पवार की कोई बात सुनी? ममता बनर्जी जो कि महिला नेत्री, एक बहुत मजबूत नेता हैं, जो 3 बार मुख्यमंत्री बंगाल की चुनी गई हैं, क्या उनकी तरफ से आपने कुछ सुना? या कोई और जो ये विपक्षी दलों के नेता हैं, इनकी तरफ से आपने कोई बयान सुना? राहुल गांधी लोकसभा में आए, गेस्ट अपीयरेंस दी और चले गए कुली बनने के लिए अगले दिन। अरे वही मतलब, वो जो बोझ उठा रहे थे, सारी दुनिया का बोझ उन्हीं के सर पे, तो वो उठाने चले गए राहुल गांधी जी। लेकिन जब उनसे पूछा गया था सदन के बाहर इस विधेयक के बारे में, तो उन्होंने कुछ नहीं बोला था, वो चुप्पी साध गए थे। नरेंद्र मोदी ने जो बातें कही हैं, उन्होंने कहा, आज नरेंद्र मोदी पहुंचे, इस बिल के पास होने के अगले ही दिन वो भाजपा कार्यालय में पहुंचे और उन्होंने कहा, कभी कभी किसी निर्णय में देश का भाग्य बदलने की क्षमता होती है, हम ऐसे ही निर्णय के साक्षी हैं। कई दशकों से देश को जिस बात का इंतजार था, वो सपना अब साकार हुआ और ये देश के लिए खास समय है। उन्होंने कहा, हर नारी का आत्मविश्वास आज आसमान छू रहा है। ये कोई सामान्य कानून नहीं है, ये नए भारत का उद्घोष है। अच्छा, आपने कभी सोचा कि जो लोग संसद में बिल ही नहीं आने दे रहे थे लोकसभा में, उन्होंने कैसे इसके पक्ष में वोटिंग की? इसके पीछे क्या कारण है? ये कारण है पिछले 10 साल में। 10 साल में जिस तरह से माइंडसेट चेंज हुआ है, 10 साल में जिस तरह से मोदी सरकार ने महिलाओं के लिए काम किया है, क्योंकि ऐसे तो नहीं हो गया, जो लोग माइक उखाड़ते थे, जो लोग बिल फाड़ के, बिल की कॉपी फाड़ के फेंकते थे, और हालत ये कि लोकसभा में तो हिम्मत ही नहीं कर पाई सरकार इस बिल को टेबल करने की, वो कैसे राजी हो गए? कुछ तो हुआ है, स्थिति बदली है। कैसे बदली है, क्यों बदली है? पिछले 10 साल में, जब से नरेंद्र मोदी, 9.5 साल से ज्यादा हो चुके हैं, इसलिए मैं तकरीबन उसको 10 साल बोल रही हूं, नरेंद्र मोदी ने वो काम किए महिलाओं के लिए जो किसी ने नहीं किया, जो किसी ने नहीं सोचा। जो पीएम आवास दिए गए, उसमें महिलाओं के नाम रजिस्ट्री हुई, 3 तलाक का बिल लेकर आए, उसे पारित कराया। महिलाओं के लिए तमाम योजनाएं, चाहे आप नल से जल की योजना हो, चाहे फिर उज्ज्वला गैस की योजना हो, शौचालय की योजना हो, ये सब आप सोचिए किससे जुड़ी हैं? ये सब महिलाओं से जुड़ी हुई हैं। ये सब आम महिला, जो गरीब लोग हैं, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जिनकी तरफ कभी कोई नहीं सोचता, उन महिलाओं के बारे में नरेंद्र मोदी ने सोचा और वो सशक्त हुई हैं। इसीलिए नरेंद्र मोदी को महिला वोटर्स का वोट मिलता है। महिला वोटर्स बड़ी भारी तादाद में नरेंद्र मोदी को वोट करती हैं और ये बिल्कुल साफ है कि जो तमाम योजनाएं मोदी सरकार ने बनाई, वो सारी महिलाओं को देखकर, उनको केंद्र में रखकर ही बनाई गई थी। तो ये धीरे धीरे 10 साल में परिवर्तन हुआ और स्थिति ये पहुंच गई कि कोई पार्टी ये हिम्मत नहीं कर पाई कि इस बिल का विरोध कर दे। इसकी वजह क्या है? महिलाओं ने अपनी शक्ति को पहचाना। अब वो स्थिति नहीं है कि पति ने कहा, पिता ने कहा, बेटे ने कहा और महिला ने वोट दे दिया। अब जानती है पार्टियां कि महिला अपनी मर्जी से वोट देगी, उसे किसे वोट देना है। वो किसी के कहने पे वोट नहीं देगी। पहले आप दूसरों के कहने पे वोट देती थी, परिवार के लोगों को, इसीलिए आपकी वोट की कीमत नहीं थी, इसीलिए सरकारों को लगता था कि इनको कुछ देने की जरूरत क्या है। अब देखिए, लोकसभा राज्यसभा में जब बहस हुई तो आरक्षण का मुद्दा भले उठाओ कि रिजर्वेशन में रिजर्वेशन दीजिए, लेकिन विरोध कोई नहीं कर पाया, विरोध करने की हिम्मत नहीं हुई। 2 सांसद लोकसभा में विरोध में, सर्वसम्मति आप उसे भी मान लीजिए
क्योंकि अब असदुद्दीन ओवैसी साहब का तो समझना ही मुश्किल है कि उन्होंने क्यों इसका विरोध किया। अगर उनको अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को एड्रेस करना है शायद इसीलिए उन्होंने किया, लेकिन किस तरह से वो अपनी महिलाओं को ये बताएंगी कि जो चीज उनको मिलने वाली थी उसमें आरक्षण नहीं मिल रहा है, लेकिन वो चुनाव तो लड़ सकती है ना, इस देश में कोई नहीं रोकेगा। और असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी तो वैसे भी मुस्लिमों को ही वोट दे रही है, तो सारी मुस्लिमों को वोट दें अपनी पार्टी में, कौन मना कर रहा मुस्लिम महिलाओं को वोट दें। लेकिन दरअसल क्या वो चाहते नहीं थे ये बिल आए, क्या वो चाहते ही नहीं कि ऐसा कंपल्शन हो जाए कि उनको जरूरी हो महिलाओं को टिकट देना, इससे तो यही इरादे उनके लगते हैं। खैर, तो अब कोई पार्टी विरोध नहीं कर पाई। जो पार्टियां मतलब लड़ने मरने पर उतारू हो जाती थी वो गाय बन के बैठी रही और उन्होंने उसके बाद पक्ष में वोट दिया। कोई हिम्मत नहीं कर पाया विपक्ष में वोट देने की। इसकी वजह महिलाओं की स्थिति है। तो आपको अपनी ताकत खुद पहचाननी है। सरकार ने आपको सशक्त किया है, लेकिन आप अपने वोट की ताकत समझें। और सरकारें बदल जाती हैं, लेकिन आपको अपनी ताकत का एहसास हमेशा रहना चाहिए, ताकि कोई भी आपको अंडर एस्टिमेट ना कर सके और ये ना सोचे कि इनकी तो कहीं गिनती ही नहीं है, इनके तो जहां पुरुष कहेंगे घर के परिवार के लोग वहां ये वोट देंगी। क्योंकि पहले होता था ना, महिला प्रधानपति होते थे, पत्नी कहाँ होती थी। कहने के लिए जब सीटें रिजर्व हुई तो उसमें पत्नियां चुनाव लड़ती थी, लेकिन प्रधान तो पति होते थे, तो वही ढर्रा। लेकिन अब ये चीजें बदली हैं। तो अपनी ताकत को महिलाओं ने पहचाना है। इसकी वजह है सरकार ने जिस तरह से महिलाओं को केंद्र में रख के नीतियां बनाई, योजनाएं बनाई, उनका फायदा उन तक पहुंचा। उसके बाद ये सब तस्वीर बदली है। जो बदली हुई तस्वीर आपको नारी शक्ति वंदन अधिनियम के पास होने के दौरान सदन में नजर आई। मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमस्कार।